प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। अभी तक हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम के मुताबिक महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन किया था। अब अपने पाठ्यक्रम के अगले ग्रंथ शुकनासोपदेश, जो कि कादंबरी का ही एक भाग है, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन शुकनासोपदेश का अध्ययन करने से पहले थोड़ा हम ग्रंथकर्ता और ग्रंथ के विषय में जानते हैं। शुकनासोपदेश जो है, यह महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी का ही एक भाग है। कादंबरी जो है, यह एक प्रेमाख्यान है, आख्यायिका है। इसमें कादंबरी, चंद्रापीड़, महाश्वेता और पुंडरीक, ये चार प्रमुख पात्र हैं, जिसमें कादंबरी और चंद्रापीड़ तथा महाश्वेता और पुंडरीक, इन दोनों युगलों के प्रेमाख्यान का वर्णन है। इसकी कथा संक्षेप में कहें तो इस प्रकार से है कि एक श्राप के कारण मुनि कुमार पुंडरीक का स्वर्गवास हो जाता है और वो चंद्रापीड़ का मित्र होकर के वैशंपायन के नाम से धरती पर अवतार लेता है। दैव योग से चंद्रापीड़ और वैशंपायन, इन दोनों का निधन हो जाता है। तब चंद्रापीड़ राजा शूद्रक के रूप में और वैशंपायन के ही नाम से एक तोते के रूप में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका 3 जन्मों की कथा है इसमें। दूसरी ओर कादंबरी और महाश्वेता जो हैं, ये दोनों सखियां हैं, जिसमें कादंबरी का चंद्रापीड़ से प्रेम होता है और महाश्वेता का पुंडरीक से प्रेम होता है। जब इन दोनों मित्रों की मृत्यु होती है, उस समय आकाशवाणी द्वारा समझाने पर कि उनका अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन होगा, यह दोनों सखियां तपस्या करती हैं। और एक दिन वैशंपायन तोता राजा शूद्रक की सभा में आता है और पूर्व जन्म की जो भी बातें थीं, उन सारी बातों को राजा शूद्रक को बता देता है। और उसी समय इनका जो श्राप था, जो ऋषि का श्राप था, वह दोनों इन श्रापों से मुक्त हो जाते हैं और फिर से अपने पूर्व जन्म में पहुंच जाते हैं, यानी चंद्रापीड़ और पुंडरीक के रूप में परिणत हो जाते हैं। और जब ये अपने पूर्व जन्म के रूप में आ जाते हैं, तो महाश्वेता और कादंबरी अपने अपने प्रेमियों से विवाह कर लेती हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसका संक्षेप कथानक यही है। कादंबरी के रचयिता, कादंबरी या जो शुकनासोपदेश आपके पाठ्यक्रम में जो अंश शामिल है, इसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि जो यह ग्रंथ है कादंबरी, इसका केवल पूर्वार्ध का भाग, आधा भाग ही बाणभट्ट लिख पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उत्तरार्ध की रचना उनके पुत्र भूषण भट्ट ने की, लेकिन शैली उनकी वही थी जो बाणभट्ट की थी। बड़ी कुशलता पूर्वक उन्होंने उत्तरार्ध में भी उसी शैली का प्रयोग किया, उसी प्रकार की विद्वता का प्रयोग किया और सफलतापूर्वक उस ग्रंथ को पूर्ण किया। शुकनासोपदेश इसी कादंबरी आख्यायिका के पूर्वार्ध से संग्रहित एक प्रकरण मात्र है। इसमें चंद्रापीड़ के पिता तारापीड़ जो हैं, उनके महामंत्री शुकनास चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेक यानी युवराज पद ग्रहण करते समय उसको विभिन्न प्रकार के उपदेश देते हुए विद्वान, पराक्रमी, कुलीन, धर्मवान, उद्यमी पुरुष को भी अहंकारी, घमंडी और पतनोन्मुख बना देने वाली लक्ष्मी से सावधान रहने के लिए विशेष रूप से समझाते हैं। उसी का संग्रह किस नाम से किया गया है? शुकनासोपदेश के नाम से किया गया है। ठीक है, तो हम जो शुकनासोपदेश पढ़ेंगे वह किसका भाग है? कादंबरी का भाग है। और कादंबरी के रचयिता लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं।
तो सर्वप्रथम कवि के बाणभट्ट के जीवन वृत्त के विषय में और उनके कृतित्व के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। बाणभट्ट का जन्म शोण नदी के पश्चिमी तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम में हुआ था। और एक बात इनके विषय में और है कि संस्कृत के अन्य कवि जहां अपने विषय में कुछ भी कहने से बचते रहे हैं, वहीं इन्होंने अपने विषय में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपने विषय में भी उल्लेख किया है। इसलिए अन्य कवियों की अपेक्षा, अन्य प्राचीन कवियों की अपेक्षा बाणभट्ट के विषय में हम स्पष्टता अनुमान लगा सकते हैं, स्पष्टता उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। शोण जो नदी है यह मध्य प्रदेश की पर्वतमालाओं से निकल करके आज के समय में आरा जिले को बाएं और गया को दाएं से काटते हुए पटना के पास मनेर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो इसका मतलब जो प्रीतिकूट ग्राम जिसका जिक्र हो रहा है वह इसी नदी के तट पर संभवतः लोगों का मानना है कि आधुनिक शाहाबाद जिले में ही कहीं पर रहा होगा। बाण के पूर्वज वत्स नाम के ऋषि थे जो संभवतः महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन के पुत्र थे। इसी कारण इनके वंश का नाम आगे चलकर वात्स्यायन, क्योंकि यह वत्स के गोत्र में उत्पन्न हुए थे, वत्स के कुल में उत्पन्न हुए थे, इसी कारण इनको वात्स्यायन या इनके वंश को वात्स्यायन भी कहा जाता है। इसी वंश में कुबेर नाम के एक और विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण हुए जिनके पुत्र पशुपति थे, और पशुपति के पुत्र अर्थपति के 11 पुत्र हुए, जिनमें से 8वें पुत्र चित्रभानु का विवाह राजदेवी नामक महिला से हुआ, और इन्हीं चित्रभानु और राजदेवी से ही कविकुल शिरोमणि बाणभट्ट का जन्म हुआ। तो किस गोत्र में उत्पन्न, इनका गोत्र क्या था या वंश क्या था? वत्स। वंश क्या है? वत्स। पिता का नाम चित्रभानु। चित्रभानु। पिता इनके चित्रभानु थे। माता, इनकी माता थी राज देवी। इनके पिता चित्रभानु थे और माता राजदेवी। पितामह कौन थे? अर्थपति। पितामह अर्थपति। इनके बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था, और माता के अभाव में पिता ने ही इनका, माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाते हुए इनका लालन पालन किया। लेकिन 14 वर्ष के होते होते इनके पिता का भी देहांत हो गया था। लेकिन इस समय तक बाण ने शास्त्र पुराणों का, संस्कृत विद्या का पर्याप्त अध्ययन कर लिया था। पिता की मृत्यु के बाद बाणभट्ट के हृदय में विभिन्न देशों को पर्यटन की तीव्र लालसा हुई और उन्होंने पर्यटन करना प्रारंभ कर दिया। और पर्यटन से इनको नाना प्रकार के लोगों से इनका मेलजोल हुआ, संपर्क हुआ, और इनका जो विद्वता जो इनकी थी उसका भी निखार हुआ। देशाटन से लौटने पर एक दिन, ऐसी कथा आती है, जनश्रुति है कि देशाटन से लौटने पर एक दिन बाण अपराह्न काल में भोजनादि से निवृत्त होकर बैठे हुए थे। उसी समय सम्राट हर्षवर्धन का एक दूत इनके पास आया और कहा कि आपको सम्राट हर्षवर्धन ने बुलाया है, आप उनकी राज्यसभा में कृपया पधारिए। और जब बाण सम्राट हर्षवर्धन की सभा में पहुँचे तो हर्षवर्धन ने उनको देख करके मुँह फेर लिया और कहा कि यह भुजंग आया है।
बाण अपने इस अपमान से विचलित नहीं हुए, बल्कि वहां उनकी सभा में जितने धुरंधर विद्वान थे जिन्होंने उनकी हंसी उड़ाई थी, उनसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उन्हें परास्त किया, जिससे राजा उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने प्रधानामात्य के पद पर नियुक्त कर दिया। राज सम्मान प्राप्त करने के बाद वे घर लौटे और सुखपूर्वक रहने लगे। तो भले ही हमें बाणभट्ट के स्थिति काल के विषय में उनके ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट जानकारी नहीं होती, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के विषय में इतिहास में अस्पष्टता है, पर्याप्त जानकारी है और उसके कई प्रमाण भी हैं। और क्योंकि बाण सम्राट हर्षवर्धन के राज्यसभा में थे, तो इसका मतलब सम्राट हर्ष के ही समकालीन थे। सम्राट हर्ष जिन्होंने इनको राज्याश्रय दिया था, उनका समय 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच माना जाता है, जिसका जिक्र चीनी यात्री फेनशांग ने भी किया है और हर्षवर्धन ने शिलालेख भी लिखवाया था, उसका भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा 8वीं और 12वीं शताब्दी में जो लेखक हुए हैं, यानी सम्राट हर्षवर्धन के परवर्ती काल में जो लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में बाणभट्ट की कृतियों का, बाणभट्ट का उल्लेख किया है। तो इससे इनका समय सिद्ध हो जाता है कि यह सम्राट हर्षवर्धन के समय अर्थात 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच ही अवश्य रहे होंगे। इनकी 5 प्रमुख कृतियां हैं: हर्षचरित, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़ितक। कृतियां इनकी हैं 5 प्रमुख, जिसमें हर्षचरित ये प्रथम कृति है। हर्षचरित इनकी प्रथम कृति है। इसके बाद द्वितीय है कादंबरी, फिर तीसरी है पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़ितक। जिसमें इसे हम ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। हर्षचरित जो है ये कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक। कादंबरी जो है ये आख्यायिका है। और इसके प्रेरणा इनको मिली बृहत कथा से। बृहत कथा। पार्वती परिणय माना जाता है कि यह कालिदास रचित कुमार संभव से प्रेरित होकर के इन्होंने लिखा था। इसकी प्रेरणा इन्हें संभवतः कुमार संभव से ही मिली थी। और चंडी शतक यह मुक्तक काव्य है, मुक्तक है ये। मुकुट ताड़ितक नाट्य कृति है, लेकिन यह अप्राप्त है।
तो इनके विषय में जो मुख्य बात जानना है वो ये है कि इनका वंश कौन था? वत्स। इस कारण इन्हें वात्स्यायन भी कहा गया। वात्स्यायन। पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी। पितामह अर्थपति। कृतियां इनकी प्रमुख कौन सी हैं? 5, जिसमें से पहला है हर्षचरित जो एक ऐतिहासिक काव्य है। दूसरी है कादंबरी, आख्यायिका है जो किससे प्रेरित है? बृहत कथा शरित सागर से, जिसके लेखक गुणाढ्य हैं। पार्वती परिणय, ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रेरणा इन्हें कुमार संभव, कालिदास कृत कुमार संभव को देख करके इन्हें मिली, जिसके कारण इन्होंने पार्वती परिणय नाम का नाटक लिखा। अगला है चंडी शतक, जिसमें देवी भगवती के 100 भक्तिमय पदों का संग्रह, छंदों का संग्रह किया गया है। मुकुट ताड़ितक, ये भी इनका नाटक है, लेकिन यह अप्राप्त है, ग्रंथों में इसका केवल उल्लेख मात्र मिलता है। इसके अलावा इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कादंबरी पद का अर्थ, कादंबरी क्योंकि मुख्य ग्रंथ है, तो कादंबरी जो पद है इसका क्या अर्थ है? तो कादंबरी का अर्थ है मदिरा या शराब। और कादंबरी अधिकृत्य कृता कथा, इस अर्थ से अगर देखें तो कादंबरी को लक्ष्य बना करके, क्योंकि यह इस जो कादंबरी ग्रंथ है इसकी नायिका कौन है? कादंबरी, और उसी को ले करके जो कथा लिखी गई है, जिस ग्रंथ की रचना हुई है उसका नाम कादंबरी है। इसमें अण प्रत्यय होता है। कादंबरी पद है, कादंबरी शब्द में अधिकृत्य कृत्य ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय होता है, जिसका लुभाख्यायी काव्यो बहुलम वार्तिक से लोप हो जाने पर लुप युक्त वद व्यक्ति वचने सूत्र से प्रकृतवत लिंग और वचन करके कादंबरी शब्द की सिद्धि होती है। और वैसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कादंबरी मदिरा को कहते हैं। मदिरा के समान आह्लादक एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादंबरी है। ये लोग विद्वान इसका भी एक अर्थ लिखते हैं। उत्तरार्ध में भूषण भट्ट का भी कथन है, कादंबरी रस भड़े समस्त एवं मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोयम। इस प्रकार से मदिरावाची कादंबरी शब्द की सिद्धि होती है। तो ये तो था ग्रंथ का परिचय। अब जो इसका व्याख्यान है, सुकनासोपदेश जो हमें पढ़ना है, तो सुकनास किसका मंत्री था? तारापीड़ का। किसको उपदेश दे रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकी कथा सारा के विषय में कि सुकनास तारापीड़ के मंत्री हैं और चंद्रापीड़ तारापीड़ का पुत्र है, और उसका क्या होने जा रहा है? युवराज के पद पर अभिषेक या युवराज्याभिषेक होने जा रहा है। तो ऐसे समय जो प्रधान आमात्य होते थे, जो मंत्रीगण होते थे, वह युवराज को विशेष रूप से दीक्षा, आशीर्वाद, शिक्षा दिया करते थे। तारापीड़ के मंत्री सुकनास भी चंद्रापीड़ को युवराज के पद पर अभिषिक्त होने से पूर्व जाकर के जो शिक्षा देते हैं उसी का वर्णन सुकनासोपदेश में किया गया है। सुकनासोपदेश की अगर हम विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? सुकनास धन उपदेश, अर्थात सुकनास का उपदेश। फिर इसमें आ और उ मिलकर के जब संधि होगी तो हो जाएगा सुकनासोपदेश हो जाएगा। तो इसमें उपदेश कौन दे रहा है? सुकनास। सुकनास कौन है? तारापीड़, महाराज तारापीड़ का मंत्री। और उपदेश किसको दे रहा है? चंद्रापीड़ को। कब दे रहा है? युवराज के पद पर अभिषिक्त होने के पूर्व। चंद्रापीड़ कौन है? तारापीड़, महाराज तारापीड़ का पुत्र। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई सुकनासोपदेश के विषय में। अब इसके आगे का जो है व्याख्या
उसको हम अपने अगले वीडियो में आपके पास प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले उसका जो भूमिका है उसका हम वाचन कर दे रहे हैं, आप इसको सुनिएगा और अगले गद्य में हम इसका स्पष्टीकरण विस्तृत व्याख्या करेंगे। वाचन इसका सुनिए। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम रत्नालोकच्छेद्य प्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनं तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपुशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टम अंजन वर्तिसाध्यमपरम ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् अशिशिरोपचारहार्यो अतितीव्रः दर्पदाह ज्वरोष्मा सततं मूलमन्त्रशम्यः विषमो विषयविषास्वादमोहः नित्यमश्नानशौचबाध्यः बलवान् रागमलावलेपः अजस्रमक्षपावसान् प्रबोधा घोरा च राज्यसुखसन्निपातनिद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे। मतलब यहाँ से आपके ग्रंथ का प्रारंभ होता है और इसमें जो वाचन हुआ है, जो कथन है, वह सिर्फ एक ही व्यक्ति का कथन है। चंद्रापीड़ का कहीं कोई कथन नहीं है। इसमें सिर्फ किसका कथन है? मंत्रीवर शुकनास का। शुकनास ही शुकनासोपदेश नाम ही है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसमें आपको इसमें से कोई पंक्ति दे दी जाए और पूछा जाए कि यह किसका कथन है, तो वह हमेशा इसमें किसका कथन होगा? शुकनास का। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम आपको इसका क्रमशः अध्ययन कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। जय श्री राम।